अब देखो सैटेलाइट सारे लॉन्च कर रहे हैं, हम भी लॉन्च करते हैं, फॉरेन कंट्रीज भी लॉन्च करती हैं, हमारा इसरो आगे एडवांसमेंट पे जा रहा है, हैवी लिफ्टर रॉकेट हम बना रहे हैं, मतलब सारे ही सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करते हैं। अब दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी स्पेस डेब्रिस को लेके। कचरा ऊपर भी बन रहा है, आपने कुछ इमेजेस ऐसे देखी होंगी कि ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड भी जैसे सैटर्न की रिंग लगी हुई है ना, वैसी ही अर्थ के अराउंड भी एक रिंग बन गई है। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो सैटेलाइट्स के कचरे को और साथ में जो एक्चुअल में फंक्शन कर रही है वहां पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है साथ में कि जो सैटेलाइट्स का नंबर है वो इंक्रीज करता जा रहा है। और इसी के भी हाफ पर जापानीज जो जाक्सा है वहां की एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, उन्होंने नासा के साथ मिलकर एक वुड की सैटेलाइट भी बनाई थी। ये जनवरी के आसपास की न्यूज थी। तो उन्होंने वुडन सैटेलाइट बनाई थी। अब दिक्कत क्या आ रही है उसमें कि जो वुड है वो ऊपर के एनवायरमेंट के हिसाब से सुटेबल नहीं है, क्योंकि ऊपर कॉस्मिक रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो शायद जल जाए। तो उसमें मल्टीपल एलॉयज भी यूज करने पड़ेंगे। अब वुड का पर्पस क्या था कि अगर वेस्ट हो जाती है तो वो खुद ही बर्न आउट कर जाएगी और स्पेस डेब्री में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। पर दिक्कत क्या हुई, जब आपने अलॉय ऐड कर दिया तो वो सारी तो फिर से नहीं जलेगी, तो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पर एक स्टेप ले लिया गया है कि हम डिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ सैटेलाइट्स भी अब प्रोड्यूस करें, ताकि जब इनका लाइफ लाइन खत्म हो जाए तो उसके बाद ये खुद ही डैबरी की जगह पे जल जाए और वहां पे भस्म हो जाए। तो दैट इज द पर्पस। अब ये जो इंडिया की अप्रोच है, इन्होंने बोला है कि हम कुछ बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स बनाएंगे। अब बॉडीगार्ड काम नाम से पता लग जाएगा क्या पर्पस रहेगा उनका, सिर्फ लकड़ की सैटेलाइट अभी तो है ही नहीं उतनी। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे बॉडीगार्ड सैटेलाइट मतलब बचाने का काम रहेगा। नंबर 1, स्पेस डेब्री से उन सैटेलाइट्स को बचाना जो ऑलरेडी फंक्शनिंग में है, क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सारा पर्पस डिप्लॉय कर रहा है वहां पे। तो पहला पर्पस तो वही है कि जो सैटेलाइट एक्चुअल में फंक्शनल है उनको प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? तो आज के टाइम पे साइबर अटैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, फिर मिलिट्री रिलेटेड आपकी सैटेलाइट्स होती हैं, उनके ऊपर कोई अटैक करने की ट्राई करता है, तो सर्वेलियांस के पर्पस से एक काम रहेगा हमारा बॉडीगार्ड सैटेलाइट का। दूसरा, ऐसे ना हो कि एक सैटेलाइट फंक्शनल थी, साइड से कोई डिफंक्ट सैटेलाइट आती है और इसके साथ टकरा जाती है, तो इसका तो काम खत्म हो गया। इतना पैसा लगा था एक सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करवाने के लिए, वो भी सारा खत्म हो गया। तो डेब्री से भी इन सैटेलाइट्स को बचाना। तो बॉडीगार्ड सैटेलाइट के मल्टीपल फंक्शन रहेंगे। एक, जो फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनको बचाना। नंबर 2, स्पेस डेब्री से भी इन सैटेलाइट्स की प्रोटेक्शन करना। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो रेडार सिस्टम्स लगेंगे, वो सर्वेलियांस करते रहेंगे कि कौन सी चीज कहां पे आ रही है। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स उनमें ऐड करे जाएंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आया है। अब यहां से सवाल उठता है कि आप फॉरेन कंट्रीज ने ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चलाए ही होंगे। यूएस के आप एग्जाम्पल देखोगे, यूरोपियन यूनियन के एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल एडेड है। आपने एक दो याद कर लेना, जैसे यूएस का एक एग्जाम्पल याद रख लेना, एक यूरोपियन यूनियन का। चलो जी, तो इंडिया ने अब प्लान कर लिया है कि हम अपनी बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स को बनाएंगे, ताकि जो हमारे स्पेस के एसेट्स है, यानी कि जो सैटेलाइट फंक्शन कर रही है, उनको हम बचा सके। एंड नंबर 2, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, आपका सिक्योरिटी, इंटरनेट सर्विसेज, इवन क्लाइमेट मॉनिटरिंग। याद है ना निसार को हमने लॉन्च करा था, मेन फोकस इन्हीं चीज पे था, क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? तो नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, साइबर अटैक्स होते हैं आज के टाइम पे, दूसरों की सैटेलाइट को हैक कर लिया जाता है। एक वर्ड भी आप सुनोगे विच इज स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग क्या होती है? साइबर अटैक की ही एक फॉर्म होती है, पर इसका मतलब क्या है? स्पूफिंग। फेक का मतलब क्या होता है? कोई चीज नकली है, ठीक है। तो स्पूफिंग में क्या किया जाता है, एक सैटेलाइट हमारी सैटेलाइट के आसपास से गुजरेगी, हमको लगेगा ये तो हमारे ही आईपी एड्रेस के अंडर आती है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी वहां से रिक्वेस्ट आएगी। तो स्पूफिंग के अंदर क्या करी जाती है? फेकिंग। आपको ऐसे दिखाया जाएगा जैसे अपना है, पर वो अपना नहीं था, वो कोई और पराया ही था, शायद दुश्मन था आपका, ठीक है। तो स्पूफिंग, हाँ, सॉर्ट ऑफ। ये आ गया साइबर अटैक के केस में, ये आ गया सैटेलाइट के बेसिस पे, मीनिंग सेम ही है, दैट इज फेकिंग। लग गया पता? तो ये वर्ड भी यहाँ पे यूज होगा, बीच में देख लेना आप। एंड सेकंड, की थ्रेट्स क्या क्या हैं? तो नंबर 1, फिजिकल रिस्क आ जाता है। जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, लगभग 28,000 पर आवर की रफ्तार, किलोमीटर सॉरी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही होती है ऑर्बिट के अंदर। अब हमारी थोड़ी अकेली, और भी कंट्रीज की हैं, तो कुछ स्पेस डेब्री की फॉर्म ले लेती हैं। तो पहला तो आ गया फिजिकल रिस्क। दूसरा आ जाएगा डिजिटल रिस्क, जैमिंग कर दी जाती है। अभी एक रशिया का जैसे सीक्रेट वेपन भी है, वो एयरक्राफ्ट को
जैम कर देता है। तो बोल नाम का है, सुना होगा आपने, 2024 में बड़ा न्यूज में था। वो जो कैलिनग्रेड वाला एरिया पड़ा था ना आपने, फेल इनटू रशिया, कि रशिया का एक छोटा सा पार्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे भी लोकेटेड है, वहां से जितनी भी यूरोपियन फ्लाइट्स आती थी वो सारी जैम कर देते थे। उनको पता लगता था बाद में कि हम ना नेविगेशन लूज कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि रास्ता कौन सा है आगे। बाद में पता लगा था इन्होंने कुछ तो बोल नाम की चीज बनाई है जो कि जैम कर देती है इन सारी चीजों को। उसके बाद स्पूफिंग कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं। तो ये डिजिटल रिस्क से भी बॉडीगार्ड सैटेलाइट हमारी सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। एंड नेचुरल थ्रेट्स आगे, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वहां पे, कभी कोई चीज जल रही है, कुछ हो रहा है, डैमेज सैटेलाइट्स हैं, स्पेस डेब्री हैं, तो उनसे भी बचाएगी। तो फिजिकल रिस्क, डिजिटल रिस्क और जो नेचुरल रिस्क वहां पे ऑलरेडी बन रखे हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगी। एंड जियो पॉलिटिकल थ्रेट से भी बचाएगी। तो जो हॉस्टाइल एक्टर्स हैं यानी कि हमारी एनिमी कंट्रीज है, उनसे भी प्रोटेक्शन यहाँ पे शो करेगी। इसके बाद नासा ने बोला था हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे अब मून के ऊपर, सारे मून के पीछे पड़ गए हैं, अभी जर्नी शुरू करी है उधर न्यूक्लियर रिएक्टर करने की बात। प्लेट्स के ऊपर तो हमने ट्रीटी साइन कर दी है। क्या स्पेस के लिए कोई ट्रीटी है? आउटर स्पेस ट्रीटी, और इंडिया भी इसका प्रॉपर मेंबर है। हमने यही वाली ट्रीटी एक साइन करी थी, बाकी तो हम बकवास ही बोलते हैं कि तुमने कुछ भी ट्रीटीज बना दी हुई हैं, खुद वो चीजें कर ली हैं, बाकियों को रोकते हो। तो आउटर स्पेस ट्रीटी है जिसके तहत हम भी मेंबर है। खैर वो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड था। अब इंडिया कैसे सेफगार्ड करने वाला है? तो नंबर 1, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको कोड नेम दिया गया है यानी शॉर्ट नेम दिया गया है IS4OM, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। बेंगलुरु में इसको एस्टेब्लिश करा गया है। मेन फोकस करेंगे कि जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं उनको हम ट्रैक करते रहें, प्लस जो स्पेस डेब्रीज हैं उनके ऊपर चेक रखें, और अगर कोई कोलिजन होने वाला है तो वार्निंग सिस्टम वहां पे ऐड करें, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखें। मैनूवरिंग मतलब स्किलिंग, तो मतलब आपने नोट तो कर लिया कि कहीं पे कोलिजन होने वाला है सैटेलाइट के साथ, पर उसको अपनी स्किल के एंड से, मतलब वो जो सैटेलाइट होगा जिसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म ऐड करा होगा वो डिस्ट्रॉय भी तो करना पड़ेगा, तो मैनूवरिंग ऐड करी जाए। कहां पे लोकेटेड है? आंसर इज बेंगलुरु, IS4OM, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट नेत्रा हमने चला रखा है ना, और नेत्रा से पता ही लग रहा है कोई चीज देखना, तो यहाँ पे टेलीस्कोप्स का यूज करा गया है एंड रेडार्स का यूज करा गया है। तो सर्वेलियांस के पर्पज से प्रोजेक्ट नेत्रा हमने चला रखा है। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हमने ट्रैकिंग रेडार्स ऐड कर रखे हैं, अभी तक ऑपरेशनल है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि पहली बार ही कोई ऐसी बॉडीगार्ड सैटेलाइट हम बना रहे हैं। तो ये श्रीहरिकोटा में रेडार्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन आपका आता है NMA, नेविगेशन मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो आपने नाविक के बारे में सुना होगा, GPS सभी ने सुन रखा है, एक नाविक भी है, इंडिया का वर्जन है। हमारी अपनी पैन इंडिया लेवल और जितने भी रीजनल साइट्स हैं यानी कि साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, इनकी मैपिंग भी आपको उसके ऊपर मिल जाती है। तो नाविक के अंदर नेविगेशन मैसेज ऑथेंटिकेशन हमने ऐड कर रखा है, बिकॉज आपने पीछे देखा डिजिटल रिस्क भी बनते हैं, साइबर अटैक्स भी होते हैं, स्पूफिंग भी करी जाती है, तो उससे बचाने के लिए नेविगेशन मैसेज ऑथेंटिकेशन ऐड करा है। देखो ऑथेंटिकेशन लिखा है, जैसे आप पासवर्ड लिखते हो आ जाते हैं ना वहां पे इनकरेक्ट, तो वैसे स्पूफिंग में आपने क्या देखा, फेकिंग, कोई आपको दिखा रहा है कि हम अपने हैं, तो वही चीज यहाँ पे मेंशन करिए। ऑथेंटिकेशन करेगा पहले, कोई कोड वगैरह आपसे मांगा जाएगा कि रियलिटी में वही अपनी ही सैटेलाइट है, किसी और ने यहाँ से मैसेज रिक्वेस्ट करी है। देन आते हैं साइबर सिक्योरिटी मेजर, इसके लिए सर्ट इन के बारे में पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुके हो आप वैसे सर्ट इन के बारे में। कब पढ़ा था? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, एक बार आ चुकी है ये टर्म, उसके बाद नहीं आई है, सिर्फ एक आर्टिकल में पढ़ी थी। हाँ हाँ जोर से। ड्रीम 11, यानी कि जब गेम्स का बैन हुआ था, ऑनलाइन गेम्स का, तो अरे ड्रीम 11 भी बैन है ना रियल मनी गेम्स में। हाँ हाँ ठीक है, तो याद तो आ गया ना कि कौन से आर्टिकल के अंदर था, तो ड्रीम 11 का एग्जाम्पल भी किया था। चलो, जिस दिन ऑनलाइन गेम्स आपकी बैन हुई थी उस टाइम भी सर्ट इनकी ही बात करी गई थी, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कि अगर इनकेस कोई डिजिटल रिस्क हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, तो उसको लेके सर्ट इन को भी बोला है। तो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होनी चाहिए, पासवर्ड्स की बात करी गई है, नेटवर्क की सेगमेंटेशन होनी चाहिए, पैचेस फॉर्म में उसको डिवाइड करो, जैसे एरिया हमने जोन्स में डिवाइड करा होता है, तो यहाँ पे भी पैचेस की बात करी गई है। तो याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी मेजर में सर्ट इन याद रखना है। देन सोलर स्टॉर्म प्रिपेयर्डनेस, अब निसार का भी एक पर्सपेक्टिव यही है। उसके बाद आदित्य L1 हमने लॉन्च करा था। मेन रीजन क्या था आदित्य L1 का, कि सन को हमने प्रॉपर्ली देखना है, उसका जो क्रोमोस्फेयर वाला पार्ट है, कोरोना वाला पार्ट है, उसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ सोलर फ्लेयर्स आती हैं और जब जंगलों पे गिरती हैं तो उससे लग जाती है भीषण आग, जो कि बहुत दिनों तक फिर रुकती नहीं है। तो जो सोलर स्टॉर्म प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए ऑलरेडी हमारा आदित्य L1 फंक्शनल है। इसके बाद निसार तो करेगा ही स्टडी, एंड बस
दिक्कत क्या है निसार के साथ, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। छोटी मोटी फोटो कैप्चरिंग हमें दे देगा, जब कोई सोलर फ्लेयर अर्थ के नियर बाय पास करेगी उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। पर आदित्य L1 तो क्लोज है ना, उसके लैग्रेंजियन पॉइंट नंबर 1 पे लोकेटेड है। और आदित्य L1 की एक और एडवांटेज है, आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनार एक्लिप्स। तो जो L1 पॉइंट है, इस तरफ आपका मान लो ये सन है, यहाँ पे आदित्य L1 है और यहाँ पे हमारी अर्थ है, यहाँ पे कोई ग्रहण भी नहीं लगता। तो 365 डेज की इंफॉर्मेशन हमें आदित्य L1 प्रोवाइड करता है। तो काफी नजदीक है। पर निसार की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है सन के कंपैरिजन में। तो हमें फ्लेयर तो दिख जाएंगी, पर वो क्लोज जो व्यू होगा वो नहीं दिखेगा जैसा आदित्य L1 भेज रहा है। तो आदित्य L1 एग्जाम्पल था। देन लिडार सैटेलाइट्स हमने कर रखी है। ये भी अगेन जो हॉस्टाइल सैटेलाइट, एनिमी कंट्री हमारे अगेंस्ट अगर यूज करने की ट्राई करता है तो उसके ऊपर अटैक कर सकती है। तो लिडार सैटेलाइट की कॉम्पोजिशन भी याद रखनी है। इसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है। जैसे यूनाइटेड नेशन की कमेटी है, एक पीसफुल यूज होना चाहिए आउटर स्पेस का। अब देखो बोला तो यूनाइटेड नेशन ने, अभी मैंने आपको बताया, ये खुद क्या बोल रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे मून के ऊपर। मतलब खुद डिस्ट्रक्टिव बातें करते हो आप डेवलपमेंट के नाम पे, और दूसरों के लिए यहाँ पे ट्रीटीज बना दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर बना दो वो ठीक बात है, वो गलत बात है। एक्चुअल में वो डिस्ट्रक्टिबल हो सकता है, पता नहीं क्या ही होगा वहां पे अगर न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट फट जाए, फिर क्या होगा। मून ही नहीं दिखाई देगा कि शायद था मून, कितने रिएक्टर्स, क्योंकि चाइना वाले भी बोलते हैं हमें भी बनाना है। तो रशिया ने तो उठा ही दिया था ऑलमोस्ट, वो तो चल ही पड़े थे कि मैं तो जा रहा हूँ मून के ऊपर, मुझे अपना न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे रखना है। उनको तो रोका ही बड़ी मुश्किल से था। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसे रहो कि बोलते रह गए कि चंदा मामा दूर के मामा रहे नहीं उधर स्पेस के अंदर। मून की बात करी तो नंबर 1 इज स्कोपस, तो ये यूनाइटेड नेशन का आ गया। देन दूसरा है आपका IADC, इंटर एजेंसी डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी। कमेटी के नाम से पता लग रहा है किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, डेब्रीज के ऊपर, स्पेस डेब्रीज को टेकल डाउन करना। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस प्रोटेक्शन सिस्टम, इसके बारे में भी देख लो। एक तो कोपस आपने देख लिया, दूसरा ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम आगे वही लिखे हैं दोबारा से एक्सपांडेड फॉर्म में। एंड एक CSO है, इसमें पार्टनरशिप आपको 10 कंट्रीज की मिलेगी, कंबाइंड स्पेस ऑपरेशंस, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज इसके मेंबर आपको मिलेंगे। अभी के टाइम पे 10 हैं, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो अगेन सैटेलाइट की जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर चेक रखना। देन नाटो की आगे स्पेस पॉलिसी, तो स्पेस पॉलिसी है अगेन वही है, कोऑपरेशन होना चाहिए, स्पेस का रिस्पॉन्सिबल यूज करना है। डेफिनेशन सेम है, बस कमेटीज और जो पॉलिसीज हैं उनके एग्जाम्पल अलग अलग है। एक एग्जाम्पल याद रख लो, ये वाला रख लेना, ये इजी है। और इसका कोपस याद रख लेना, पीछे जो आपने पढ़ा एक्सपांडेड फॉर्म रहने देना चाहिए से, इससे याद रह जाएगा आपको कि स्पेस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आया था जिसके ऊपर फोकस किया जाता है कि हमारी सैटेलाइट ठीक से ऑपरेशनलाइज रहे। 10 मेंबर है इसमें टोटल। ओके जी, वो सॉरी CSO के थे 10 मेंबर। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गैलीलियो है। ये भी क्या करता है, नेविगेशनल मैसेज स्पूफिंग वगैरह को रिड्यूस करता है, सिग्नल इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखता है, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है गैलीलियो OSNM में। एंड उसके बाद एक EUSST है, सर्वेलियंस और ट्रैकिंग के पर्पज से यूज करता है। बड़े सारे एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल। गैलीलियो याद रह जाएगा मेरे ख्याल से, यूरोपियन यूनियन।